बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में काजल अपने भाई अमित और भाभी उर्मिला के साथ रहा करती थी। कुछ समय पहले एक कार एक्सीडेंट में काजल के माता पिता का निधन हो चुका था। माता पिता के जाने के बाद काजल की जिंदगी में अंधेरा छा गया था, क्योंकि काजल की भाभी उर्मिला बहुत ही चतुर और चालाक थी। उर्मिला काजल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती थी, उसे हमेशा खरी खोटी सुनाती रहती थी। काजल एक फैशन डिजाइनर थी। एक दिन काजल अपनी भाभी से कहती है, भाभी अब मुझे अपने करियर में आगे बढ़ना चाहिए। मैं एक अच्छी फैशन डिजाइनर हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना एक बुटीक खोलूँ। माँ पिताजी का भी सपना था कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने माता पिताजी का नाम रोशन करूँ। हाँ, आई बड़ी अपने माता पिताजी का नाम रोशन करने वाली। मुझे नहीं पता कि तू फैशन डिजाइनर है या कुछ और। मैं तुझे तेरा करियर नहीं बनाने दूंगी। घर में इतने सारे काम होते हैं, झाड़ू पोंछा, बर्तन साफ करने, कपड़े धोने, ये काम कौन करेगा? तेरी माँ क्या कोई नौकरानी छोड़कर मरी है? महारानी बुटीक खोलेगी। भाभी मेरे माता पिताजी को तो कुछ ना कहो, वो अब इस दुनिया में नहीं है। देख मनहूस, अगर तू चाहती है कि मैं तुझे धक्के मारकर घर से ना निकालूं, तो चुपचाप वैसा कर जैसा मैं तुझसे करने के लिए कहती हूँ, वरना तो उर्मिला को जानती नहीं है। अब खड़ी खड़ी रोती रहेगी या फिर इतना सारा काम है उसे कौन करेगा? अब चल काम पर जुट जा। बेचारी काजल रोते हुए काम करने आ जाती है। काजल के आंसू पोंछने वाला कोई भी नहीं था। भाई गांव से बाहर शहर काम क्या करता था और घर में भाभी इतना जुल्म और अत्याचार करती थी। काजल रोते रोते घर का सारा काम करके अपनी भाभी के पास जाती है और कहती है, भाभी आपने जो भी काम मुझे करने के लिए दिया था वो मैंने सब खत्म कर दिया। भाभी किचन में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। आपने कुछ बनाया नहीं है क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं बनाया। मैंने बाहर से खाना मंगाया था और उसे खा लिया। तुझे खिलाना मैंने जरूरी नहीं समझा। अगर भूख लग रही है तो बना और खा। मगर भाभी मुझे कुछ बनाना नहीं आता। आपको अच्छी तरह पता है। क्या अब मैं भूखी ही सो जाऊं? हाँ, भूखी सो जा। अगर एक दिन नहीं खाएगी मर तो नहीं जाएगी। सुबह मेरा दिल करेगा मैं अपने लिए बनाऊंगी, उसी में से कुछ तेरे आगे भी डाल दूंगी। अब चल यहाँ से, मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है। काजल चुपचाप अपने रूम में आ जाती है। काजल को बहुत भूख लग रही थी, मगर कुछ खाने के लिए नहीं था और उसे कुछ बनाना भी नहीं आता था, इसलिए काजल पानी पीकर सो जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। काजल दिन रात काम करती और खाने के लिए 2 दिन में 3 दिन में एक बार मिलता था। एक दिन काजल की फ्रेंड सपना काजल के पास आती है और उससे कहती है, अरे यार काजल, तुझे क्या हो गया? तू तो बहुत पतली दुबली हो गई। पहले तो बहुत गोल मटोल थी। क्या कुछ खाने के लिए नहीं मिलता? कुछ नहीं सपना, बस ये समझो जिंदा हूँ, मरी नहीं, वरना मेरी भाभी ने तो मुझे मारने का पूरा प्लान बना लिया था। खैर ये सब छोड़ो, तुम बताओ इतने दिन बाद मुझसे क्यों मिलने आई हो? काजल, हमारे गांव में एक फैशन वीक होने वाला है। सपना, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम कितनी अच्छी मॉडल हो। हाँ काजल, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। मैं एक अच्छी मॉडल हूँ, लेकिन मेरी पूरी बात तो सुनो। फैशन वीक में साड़ी कंपटीशन है और मुझे कोई अच्छी फैशन डिजाइनर नहीं मिल रही, तो मुझे तुम याद आ गई। तुमसे अच्छा तो कोई फैशन डिजाइनर हो ही नहीं सकता, इसलिए मेरी सभी साड़ियाँ तुम डिजाइन करोगी। काजल, मुझे मना मत करना। एक तू ही है मेरी आखिरी उम्मीद, प्लीज काजल। सपना की बातें सुनकर काजल सपना को सब बता देती है। तभी काजल सपना से कहती है, देख सपना, मैंने तुझे अपने घर के हालात बता दिए। तू मेरी बचपन की दोस्त है, इसलिए मैं तेरा सपना टूटते नहीं देख सकती। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं भाभी से छुपकर तेरे लिए साड़ी डिजाइन कर दूं। काजल की बातें सुनकर सपना खुश हो जाती है और वहां से चली जाती है। मगर सपना और काजल की बातें उर्मिला सुन लेती है। काजल जल्दी जल्दी घर का काम करती है और जो मटेरियल सपना काजल को देकर गई थी उसी से रात को जाग जाग कर सपना के लिए साड़ी डिजाइन करती है। और जब सभी साड़ियाँ तैयार हो जाती हैं
उर्मिला मौका देखकर उनमें आग लगा देती है और कहती है, आई बड़ी अपनी दोस्त की मदद करने वाली, अब देखती हूँ सपना से काजल को कौन बचाता है। इतने बड़ा नुकसान के लिए तो सपना काजल को जेल करा देगी। ऐसा कहकर उर्मिला बहुत हंसती है और वहाँ से चली जाती है। सुबह होने के बाद काजल सभी साड़ियों को जलता देख बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बहुत रोती है। अरे ये क्या हो गया, सपना की सभी डिजाइन की गई साड़ियाँ जल गई और कल से तो फैशन वीक शुरू होने वाला है। अब मैं क्या करूं? ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। नहीं नहीं, ये क्या हो गया? अब मैं सपना को क्या जवाब दूंगी? ऐसा कहकर काजल बहुत रोती है। तभी काजल के सामने काजल की स्वर्गवासी माँ आ जाती है। काजल मेरी प्यारी बच्ची, तो इस तरह से मत रो, मुझसे तेरी तड़पन देखी नहीं जा रही, मैं तेरी मदद करने आई हूँ। माँ, आप मुझसे स्वर्ग से मिलने आई हैं, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। माँ, मैंने जो सपना के लिए साड़ियाँ डिजाइन की थी उन्हें किसी ने जला दी। माँ, ये साड़ियाँ मैंने बहुत मेहनत से डिजाइन की, दिन में काम करती थी और भाभी की पिटाई खाती थी और रात को जाग जाग कर सपना के लिए नए नए डिजाइन की साड़ियाँ तैयार की थी। माँ, ये साड़ियाँ कैसे जल गई? हाँ मेरी बच्ची, मुझे सब पता है, स्वर्ग से मैं सब देखती हूँ। तेरे ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। अमित भी यहाँ पर नहीं है, वरना तेरे ऊपर इतना अत्याचार नहीं होता। मगर बेटा, तू परेशान मत हो, आज मैं तुझे एक जादुई साड़ी देती हूँ जिसकी मदद से तू तरह तरह की नए नए डिजाइन की साड़ियाँ मांग सकती है। क्या सच में माँ, आप मुझे जादुई साड़ी देंगी? काजल की स्वर्गवासी माँ उसे जादुई साड़ी दे देती है, जिसे देखकर काजल बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी काजल की माँ वहाँ से गायब हो जाती है। काजल अपनी माँ की दी हुई जादुई साड़ी से नए नए डिजाइन की साड़ियाँ मांगती है। तभी उसके सामने बहुत अच्छी अच्छी नई नई डिजाइन की साड़ियाँ आ जाती हैं, जिन्हें देखकर काजल बहुत ही खुश होती है। कुछ समय बाद सपना साड़ियाँ लेने आ जाती है। काजल सपना को साड़ियाँ दे देती है, जिन्हें देखकर सपना बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कहती है, अरे यार काजल, तेरे हाथ में तो जादू है, तूने इतने कम समय में कितनी सुंदर सुंदर नए नए डिजाइन की साड़ियाँ तैयार कर दी। सच में तुझसे अच्छा फैशन डिजाइनर तो कोई हो ही नहीं सकता। देखना, तेरी डिजाइन की गई साड़ी की वजह से मैं इस फैशन वीक को जीत पाऊंगी। सपना खुशी खुशी अपनी साड़ियाँ ले जाती है। यह देखकर उर्मिला आग बबूला हो जाती है। उर्मिला सोचती है, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सभी साड़ियाँ जला दी थी, फिर इस काजल की बच्ची ने इतनी जल्दी इतनी सुंदर सुंदर नए नए डिजाइन की साड़ियाँ सपना को कहाँ से दी? मुझे पता करना होगा। ऐसा सोचकर उर्मिला काजल के पास जाती है और काजल के जोर जोर से थप्पड़ मारना शुरू कर देती है और उससे पूछती है कि उसने इतनी जल्दी इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ कहाँ से तैयार की। काजल उर्मिला को सब सच बता देती है। भाभी, मुझे मेरी स्वर्गवासी माँ ने एक जादुई साड़ी दी थी, जिसकी मदद से मैंने सुंदर सुंदर नए नए डिजाइन की साड़ी सपना को दी हैं। काजल की बातें सुनकर उर्मिला को लालच आ जाता है। उर्मिला काजल के एक जोर से थप्पड़ मारती है। उर्मिला काजल से वह जादुई साड़ी ले लेती है। अब मेरे हाथ में जादुई साड़ी है, जिसकी मदद से मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी और तुझ जैसी मनहूस लड़की को अपने घर से धक्के मारकर निकाल दूंगी। चल निकल मेरे घर से। उर्मिला काजल से वह जादुई साड़ी लेकर और उसे धक्के मारकर अपने घर से निकाल देती है। काजल रोते हुए घर से चली जाती है और एक सड़क के किनारे बैठकर बहुत रोती है। भाभी ने तो मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। भाभी ने मुझसे जादुई साड़ी भी छीन ली। मेरा तो कोई और ठिकाना भी नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँगी, क्या खाऊंगी, अब मैं कैसे जीऊंगी? मुझे तो कुछ भी नहीं पता चल रहा। ऐसा सोच सोचकर काजल रो रही थी। तभी काजल की फ्रेंड सपना आ जाती है और काजल से कहती है, काजल, तू यहाँ बैठकर रो रही है? तुझे नहीं पता आज फैशन वीक का लास्ट डे है? चल मेरे साथ, देखना विनर तो मैं ही होंगी, क्योंकि अब तक फर्स्ट रैंक पर हूँ मैं।
सपना काजल को अपने साथ ले जाती है। सपना की सभी साड़ियाँ बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी, जिन्हें पहनकर सपना भी बहुत सुंदर लग रही थी, और जिसकी वजह से सपना ही फैशन वीक की विनर होती है। फैशन वीक में एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस जज बनकर आई हुई होती है। एक्ट्रेस सपना से कहती है, सपना, तुम्हारी पूरी फैशन वीक में सभी साड़ियाँ बहुत ही ज्यादा सुंदर थीं। मैंने आज तक इतनी सुंदर सुंदर डिजाइन की गई साड़ियाँ नहीं देखी। मुझे अपने फैशन डिजाइनर का नाम तो बताओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। उस एक्ट्रेस के इतना कहते ही सपना काजल की तरफ इशारा कर देती है और उस एक्ट्रेस को बता देती है कि उसकी फैशन डिजाइनर कोई और नहीं बल्कि काजल ही है। वह एक्ट्रेस काजल से मिलकर बहुत खुश होती है और उससे कहती है, काजल, वाकई में तुम बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर हो। क्या तुम मेरी फैशन डिजाइनर बनोगी? आज के बाद से तुम ही मेरी सभी ड्रेसेस डिजाइन करोगी। मैं तुम्हें 1 लाख रुपया महीना और एक अपार्टमेंट दूंगी, ठीक है? एक्ट्रेस की बातें सुनकर काजल बहुत खुश हो जाती है। काजल कुछ ही समय में एक बड़ी फैशन डिजाइनर बन जाती है और कुछ ही समय में काजल बहुत अमीर भी हो जाती है। कुछ समय बीत जाने के बाद काजल अपने भाई और भाभी से मिलने आती है। काजल वहां आकर देखती है तो उर्मिला एक व्हील चेयर पर बैठी थी। तभी काजल उर्मिला से पूछती है, भाभी, ये आपके साथ क्या हुआ? काजल, मैंने तेरे ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार किया था, बस उसी की सजा है। मैंने तुझसे जादुई साड़ी छीनकर तुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया था। ये भी नहीं सोचा कि हमारे सिवा तेरा कोई और नहीं है। मगर शायद मैं भूल गई थी, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। ये सब कुछ जादुई साड़ी ने किया है। जादुई साड़ी से साड़ियाँ नहीं बल्कि सांप निकल कर आए थे और उन्होंने मुझे डस लिया था। जहर इतना ज्यादा बढ़ गया कि मेरे पैर काटने पड़े। शुक्र है तुम्हारे भाई टाइम पर आ गए, वरना तो मेरी जान चली जाती। उर्मिला बहुत रो रो कर काजल से माफी मांगती है। काजल अपनी भाभी को माफ कर देती है और कहती है, भाभी, मैंने आपको माफ किया। आपको अपनी गलती का पछतावा है? बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भाभी, आपको पता है मैं कितनी बड़ी फैशन डिजाइनर बन गई, सिर्फ माँ ने जो मुझे जादुई साड़ी दी थी उसकी मदद से। अब हम खुशी खुशी एक साथ रहेंगे। काजल अपनी भाभी के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में किरण अपनी माँ सुजाता, पिता मोहनलाल के साथ रहा करती थी। किरण हमेशा उदास उदास रहा करती थी क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था, कोई उसे पसंद नहीं करता था। हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे, वह सिर्फ इसलिए क्योंकि किरण सुंदर नहीं थी। बचपन में तो किरण बहुत ज्यादा सुंदर थी, लेकिन एक बीमारी लगने की वजह से उसके धीरे धीरे सारे बाल चले जाते हैं और उस बीमारी का इलाज कराने की वजह से उसे बहुत ज्यादा दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, जिस वजह से उसका रंग काला पड़ जाता है। किरण को उस बीमारी से तो मुक्ति मिल जाती है, लेकिन एक बीमारी उसका कभी पीछा नहीं छोड़ती, वो थी उसकी बदसूरती, जिसकी वजह से किरण को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बाहर जाती तो सब उसे टकली टकली काली बदसूरत बंदरिया कहकर पुकारते थे, इसलिए वह ज्यादातर घर के अंदर रहना ही पसंद करती थी। अपने माता पिता के बहुत कहने के बाद स्कूल तो चली जाती, लेकिन स्कूल में भी उसका बहुत मजाक उड़ाया जाता था। स्कूल से आते ही किरण घर से बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। किरण बेटा, स्कूल भी तुम एक दिन छोड़कर एक ही दिन जाती हो और स्कूल से आने के बाद घर के अंदर ऐसे बंद हो जाती हो जैसे तुम हो ही नहीं। बाहर तो बिल्कुल नहीं जाती। बेटा, बाहर जाया करो, दोस्त बनाओ, उनके साथ घूमो फिरो, एंजॉय करो। इस तरह से तो तुम्हारा दम घुटने लगेगा और तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगी। माँ, मुझे बाहर नहीं जाना। क्या आप नहीं जानती कि मैं बाहर जाती हूँ तो मेरे साथ क्या होता है? छोटे छोटे बच्चे भी काली टकली कहकर मुझे पुकारते हैं। पड़ोस की लड़कियां तो मेरा ऐसे मजाक उड़ाती हैं जैसे मैंने इस दुनिया में आकर बहुत बड़ा पाप किया हो। माँ, मेरी क्या गलती है? अगर बीमारी की वजह से मेरे बाल चले गए और मैं काली हो गई, मेरा दिल नहीं चाहता रोज रोज अपने इंसल्ट करवाने का। मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरी इस बदसूरती की वजह से बचपन से लेकर आज तक मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं अकेली हूँ और अब चाहती है कि मैं बाहर जाकर रोज रोज अपने इंसल्ट कराऊं। नहीं, यह मुझसे नहीं होगा।
मेरे आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचती है। नहीं माँ, मुझसे नहीं होगा। किरण बेटा, हम है ना तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे दोस्त, और हमारे लिए तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो। बेटा, अब मैं तुम्हें घर के अंदर बंद नहीं रहने दूंगी। तुम्हें उस चीज की सजा क्यों मिले जो तुम्हारे बस में है ही नहीं। तुम्हारे पिता आने ही वाले हैं। मैंने एक प्लान बनाया है कि हम बाहर घूमने जाएंगे। अब मैं तुम्हें घर में बंद नहीं रहने दूंगी। चलो शाबाश, तैयार हो जाओ। अपनी माँ के बहुत कहने के बाद किरण तैयार हो जाती है और जब मोहनलाल काम करके वापस आता है तो सुजाता मोहनलाल से बाहर घूमने जाने के लिए कहती है, तो वह भी अपनी बेटी के साथ बाहर घूमने जाने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। सुजाता, मोहनलाल और किरण तीनों गाड़ी में बैठकर बाहर घूमने चले जाते हैं और एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। तभी उनकी टेबल के आगे कुछ लड़कियां बैठकर किरण का बहुत मजाक उड़ाती हैं, उसके ऊपर बहुत हंसती हैं। अरे यार, देखो तो पीछे वाली टेबल पर कितनी बदसूरत लड़की बैठी है, काली कलूटी और ऊपर से पूरी तरह गंजी। यार, इस बदसूरत लड़की में बड़ी हिम्मत है जो इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खा रही है। सभी की नजर इसके ऊपर से हटी नहीं रही। काली बंदरिया, इसने तो सबका अच्छा मनोरंजन कर दिया। अरे यार, कितनी बदसूरत है। हाँ दोस्तों, अगर ये रात में कहीं जाएगी तो इसे देखकर तो बच्चे डर ही जाएंगे कि कितनी खतरनाक चुड़ैल आ गई। पूरी काली अमावस की रात है और गंजी भी। मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही इतनी बदसूरत लड़की देखकर। ये आईने में खुद को देखती होगी तो इसे कैसा लगता होगा। बेचारी मेकअप भी खूब करती होगी, लेकिन इसकी काली चमड़ी पर वह जचता ही नहीं होगा। और एक हमें देखो, हम कैसे दूध की तरह सफेद हैं। थोड़ा भी मेकअप करते हैं तो चमक उठते हैं। इस तरह से सभी लड़कियां बेचारी किरण का बहुत मजाक उड़ा रही थीं। किरण इन सब की बातें सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। सुजाता अपनी बेटी का मूड ठीक करने लेकर आई थी, लेकिन यहाँ आकर तो वह और भी ज्यादा उदास हो जाती है। कुछ समय बाद खाना खाकर वह घर आ रहे थे, लेकिन तभी अचानक एक बहुत बड़ा हादसा होता है। उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में सुजाता और मोहनलाल की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। किरण को भी चोटें आती हैं, लेकिन ज्यादा नहीं आती। किरण अपने माता पिता को देखकर बहुत ज्यादा रोती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अचानक माँ पिताजी मुझे इस तरह से अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। अब मैं कहाँ जाऊंगी? आप दोनों के बिना कैसे जीऊंगी? काश मैं भी आपके साथ मर जाती तो अच्छा होता। आप दोनों ही तो थे मेरे इस काली जिंदगी में रंग भरने वाले। अब आप दोनों ही चले गए तो मैं कैसे जीऊंगी? आप दोनों मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अगर इस दुनिया से किसी को जाना था तो वो मुझे था, आपको नहीं। इस तरह से किरण बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है। कुछ समय बाद किरण के माता पिता का दाह संस्कार हो जाता है और जब इस बात की खबर किरण के मामा को लगती है तो वह तुरंत किरण को अपने साथ लेने आ जाते हैं और किरण से कहते हैं, बेटा, सुजाता बहन और मोहनलाल के बारे में सुना, बहुत अफसोस हुआ। लेकिन बेटा, तुम खुद को अकेला मत समझो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। ऐसा कहकर किरण के मामा किरण को अपने घर लेकर चले जाते हैं। मामा तो बहुत अच्छे थे, लेकिन मामी उर्मिला वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वह बहुत ही निर्दयी और कठोर स्वभाव की थी। किरण को अपने पति के साथ देखकर आग बबूला हो जाती हैं। इस काली कलुटी गंजी बदसूरत लड़की को तुम मेरे घर में लेकर आ गए, आपकी हिम्मत कैसे हुई? और वैसे भी ये मनहूस है, अपने माता पिता को तो खा ही लिया है, अब आगे हमारे घर में अपनी काली नजर लगाने के लिए। मनहूस, देखिए जी, आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, इसे यहाँ पर लेकर आ गए। मेरी भी अपनी एक बेटी है, उसके भी खर्चे होते हैं, अब हमें इस काली कलुटी के भी खर्चे उठाने होंगे। हमारी सोसाइटी में कितनी इंसल्ट होगी, तब वे हमसे पूछेंगे कि काली कलुटी गंजी बदसूरत लड़की कौन है। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, अगर आपने इसे यहाँ पर रखने का फैसला कर ही लिया है तो मैं इसे अपना रिलेटिव नहीं बताऊंगी। ये घर की नौकरानी की हैसियत से रहेगी। मंजूर है तो बताओ, वरना मैं जा रही हूँ मैके और कभी वापस नहीं आऊंगी। मामी जी, आप परेशान मत होइए और मामा के ऊपर गुस्सा मत कीजिए। आप बस मुझे 2 समय का खाना और सर छुपाने के लिए छत दे दीजिए। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। आप मुझसे जो भी काम करने के लिए कहेंगी, मैं वह सब काम करने के लिए तैयार हूँ। और मैं भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी सोसाइटी में कोई भी बदनामी हो।
ठीक है, अब ज्यादा अच्छा बनने का ड्रामा मत कर। मैं तुम जैसी काली कलूटी बदसूरत लड़कियों को अच्छी तरह से जानती हूँ। 2 दिन से मैंने कपड़े नहीं धोए, बहुत सारे इकट्ठे हो रहे हैं। जा उन्हें धो और उसके बाद मेरे रूम की सफाई भी कर देना। अब यहाँ खड़े होकर ऐसे ही रोती रहेगी या फिर काम भी करेगी? चल जाए यहाँ से, मनहूस गंजी बदसूरत। किरण बेचारी चुपचाप सभी काम करने में जुट जाती है। पहले वह इतने सारे गंदे कपड़े धोती है, फिर उन पर इस्त्री करती है और उसके बाद पूरे घर की सफाई करती है। सभी काम करने के बाद उर्मिला किरण को खाने के लिए देती है। अपने आगे का बचा कुचा किरण उसे अपनी किस्मत समझकर खा लेती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। ऐसे ही एक दिन उर्मिला की बेटी नेहा आईने के सामने बैठकर तैयार हो रही थी, जिसे देखकर किरण कहती है, नेहा दीदी, आज आप कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हैं। यह मेकअप आपके ऊपर बहुत जच रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत सुंदर लग रही हैं। टकली गंजी काली कलूटी नौकरानी, तो कहना क्या चाहती है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मेकअप करके सुंदर लग रही हूँ? मैं बिना मेकअप के भी बहुत ज्यादा सुंदर लगती हूँ। और तो जैसे काली कलूटी गंजी चाहे कितना भी मेकअप थोप ले, लेकिन वह लगते हैं बिल्कुल बदसूरत की बदसूरत है, बिल्कुल तेरी तरह। काली कलूटी मुझसे कह रही है, दीदी आप मेकअप करके कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हो। तो मेकअप भी करके सुंदर नहीं लग सकती, क्योंकि तो काली कलूटी गंजी बंदरिया जैसी दिखने वाली लड़की है। ऐसा कहकर नेहा किरण का बहुत मजाक उड़ाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उर्मिला की कुछ दोस्त उसके घर आती हैं और वह किरण को काम करते हुए देखकर उर्मिला से कहती हैं, उर्मिला, तेरे घर में काली कलूटी उजड़ा चमन कौन है? कितनी ज्यादा बदसूरत है यार। तू तो बदसूरत लोगों से नफरत करती है, फिर तूने ऐसी नौकरानी को अपने घर में क्यों रखा है? क्या तुझे अब बदसूरत लोगों से उल्टियाँ नहीं आती जो तूने ऐसी नौकरानी को रख लिया है? निर्मिला, तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं कितने अच्छे स्वभाव की हूँ। बेचारी एक दिन मेरी चौखट पर काम मांगने आई कि इसके माँ बाप बीमार हैं, उनके इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। मुझसे बेचारी की लाचारी देखी नहीं गई, इसलिए मैंने इसे अपने यहाँ काम दे दिया। सच में उर्मिला, तेरा दिल तो बहुत बड़ा है। कहाँ तू बदसूरत लोगों को देखकर अपना रास्ता मोड़ लेती थी और आज तूने बदसूरत को अपने घर में काम दे रखा है। ये तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा कहकर उर्मिला की सभी दोस्त चली जाती हैं। अपने दोस्तों की बातें सुनकर उर्मिला को अपनी बहुत ज्यादा इंसल्ट महसूस होती है और उनके जाने के बाद वह बेचारी किरण की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और उससे कहती है, काली कलूटी गंजी बदसूरत, तुझसे मैंने कितनी बार मना किया था कि जब भी कोई मुझसे मिलने आए तो बाहर मत आना, काम करने के लिए भी मत आना, लेकिन नहीं, तुझे तो मेरी इंसल्ट कराने का बहुत शौक है ना। देख, तेरी वजह से मेरी कितनी इंसल्ट हुई, सब तेरी वजह से मुझे कितना सुना रही थी। अब किटी पार्टी में भी सब मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगी कि मैंने एक बदसूरत लड़की को अपने घर में रख रखा है। अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर कुछ समय के लिए दफा नहीं हो सकती थी जो यहाँ पर काम कर रही थी? मनहूस। उर्मिला गुस्से में किरण को जोर से धक्का देकर वहां से चली जाती है और बेचारी किरण रोते हुए स्टोर रूम में जाती है और अपने माता पिता की तस्वीर देखकर बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है। माँ, पिताजी, ऐसा मैंने कौन सा गुनाह कर दिया था जब मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख है। जब आप दोनों जिंदा थे तो बस मुझे अपनी बदसूरती को लेकर ही सुनना पड़ता था, लेकिन अब तो बदसूरती के साथ साथ अपनी मम्मी का अत्याचार भी सहना पड़ रहा है। आप दोनों के जाने के बाद मेरी जिंदगी में सुख का तो नामो निशान नहीं है। अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं आपके पास आना चाहती हूँ। माँ, पिताजी, मुझे अपने पास बुला लो। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा कहकर किरण बहुत ज्यादा रो रही थी। तभी किरण की स्वर्गवासी माँ की तस्वीर से आवाज आती है, किरण बेटा, आज भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। भले ही मैं इस दुनिया से इस दुनिया में आ गई, लेकिन मैं तुम्हारे दिल में जिंदा हूँ। बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह बताती हूँ जहाँ तुम्हें जादुई कंघी और जादुई मेकअप किट मिलेगी, जिसकी मदद से तुम दुनिया की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की बन जाओगी। जाओ मेरी प्यारी बच्ची, तुरंत उस जगह के लिए निकल जाओ। अब तुम्हारा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा। माँ, दुनिया का कितना अनमोल तोहफा होता है। आप इस दुनिया में नहीं हैं, फिर भी आप मेरी सब दुख परेशानी को समझती हैं। और यह दुनिया वाले कितने जालिम हैं, जिंदा हैं, चल फिर रहे हैं, फिर भी मुझे सुकून की सांस भी नहीं लेने दे रहे। इन सुधर ठेकेदार लोगों का बस चले तो बदसूरत लोगों को छांट छांट कर मार दें।
खैर छोड़ो, माँ से अच्छा तो कोई और हो ही नहीं सकता। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जादुई कंघी और जादुई मेकअप किट के बारे में बताने के लिए। ऐसा कहकर किरण अपनी माँ की बताई हुई जगह पर जाने के लिए निकल जाती है। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है। उनके पास बहुत सारा सामान था। तभी किरण उनकी मदद करती है, उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा देती है। कुछ दूर और चलने के बाद किरण को एक चिड़िया जख्मी मिलती है। किरण उसकी मदद करती है और खुशी खुशी और आगे चलती है। तभी उसे एक गुफा में जादुई कंघी और मेकअप किट चमकते हुए नजर आती हैं, जिसे देखकर किरण खुश हो जाती है और जैसे ही उसे उठाती है तो जादुई कंघी से आवाज आती है, किरण, यह जादुई कंघी और जादुई मेकअप किट तुम्हारी माँ ने स्वर्ग से तुम्हारे लिए यहाँ भेजा है। इसे लगाते ही तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो जाओगी और तुम हमसे जो भी कुछ मांगोगी वह तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। और हाँ, एक बात और, तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ पर आने का रास्ता तो बता दिया था। अगर तुम स्वभाव की बुरी होती, लालची होती तो तुम इस जगह तक कभी नहीं पहुँच सकती थी। तुम बहुत अच्छी हो, दूसरों की मदद करती हो, इसलिए तुम अपने अच्छे स्वभाव की वजह से अपनी मंजिल तक पहुँची हो। अब तुम मुझे एक बार करो और एक बार जादुई मेकअप किट को लगाओ, उसके बाद इसका कमाल देखना। जादुई कंघी और मेकअप किट की बातें सुनकर किरण खुश हो जाती है और जैसे ही वह उन्हें लगाती है तो वह दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बन जाती है। खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर किरण बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वह जादुई कंघी और मेकअप किट से कहती है, अरे, मैं तो आपको लगाते ही कितनी ज्यादा सुंदर हो गई। अब मेरे रंग रूप का कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, मेरे ऊपर कोई नहीं हंसेगा। माँ की जादुई कंघी और मेकअप किट, आप मुझे बहुत सारे पैसे दे दो ताकि मैं अपनी मामी का घर छोड़कर उनसे दूर एक हंसी खुशी जीवन बिताऊं। किरण के इतना कहते ही जादुई कंघी और मेकअप किट उसे बहुत सारी धन दौलत दे देती हैं, जिसकी मदद से वह एक सुंदर सा घर लेती है और उसके अंदर रहती है और गरीब और परेशान लोगों की भी बहुत मदद करती है। ऐसे ही एक दिन किरण कहीं बाहर घूमने जा रही थी। तभी वह देखती है कि नेहा बेहोश है। किरण तुरंत नेहा के पास जाती है, उसे होश में लेकर आती है और उससे कहती है, अरे नेहा दीदी, आपको धूप बिल्कुल भी सूट नहीं करती, फिर भी आप इतनी धूप में बिना छाते के क्यों थी? धूप की वजह से आप बेहोश हो गई थी। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। और आप मुझे अपनी बहन क्यों बता रही हो? आप सुंदर बहुत हो, मेरी तरह सुंदर हो, लेकिन मैं आपकी बहन नहीं हूँ। आप कौन हैं जो मुझे दीदी दीदी कह रही हो? अरे नेहा दीदी, मैं वही टकली, गंजी, काली कलूटी, बदसूरत, बंदरिया जैसी दिखने वाली लड़की हूँ जिसे आपने अपने घर की नौकरानी बना के रखा था। मैं वही हूँ। किरण के इतना कहते ही नेहा के होश उड़ जाते हैं और वह तुरंत घर जाती है और अपनी माँ को सब बताती है। क्या सच में बेटा वह मनहूस बहुत ज्यादा अमीर और बहुत ही ज्यादा सुंदर हो गई? ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? लगता है उसके पास कोई जादुई चीज है जिसकी मदद से वह सुंदर भी हो गई और अमीर भी, हमें पता लगा नहीं होगा। ऐसा कहकर उर्मिला किरण के घर जाती है और उस पर नजर रखती है तो उर्मिला को पता चल जाता है कि किरण के पास एक जादुई कंघी और मेकअप किट है, जिसे लगाते ही वह इतनी ज्यादा सुंदर हो गई और इतनी ज्यादा अमीर भी। उर्मिला रात हो जाने के बाद किरण की माँ की जादुई कंघी और मेकअप किट चुराकर घर लेकर आ जाती है और अपनी बेटी को दे देती है। नेहा खुशी खुशी जादुई कंघी जैसे ही अपने बालों में करती है तो वह पूरी तरह से गंजी हो जाती है। उसके बाद जादुई मेकअप किट लगाती है तो वह पूरी तरह से काली और बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी धन दौलत मांगती हैं तो उनके पास कुछ भी नहीं रहता। वह गरीब हो जाती हैं, सड़क पर आ जाती है और अपना ये हाल देखकर दोनों माँ बेटी बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती हैं। इस तरह दोनों को उनके लालच की सजा मिल जाती है और किरण अपने अच्छे स्वभाव की मदद से एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।